प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, G SSS कोडवा खुर्द। मैंने आप लोगों के लिए SST के नोट्स बनाए हैं, जिसमें SST के चारों पार्ट शामिल हैं: पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मल्टीपल चॉइस भी 2 और 3 नंबर के भी, 5 नंबर के। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रत्येक सब्जेक्ट को 40-50 मिनट डेली देने हैं। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट को आप 3 घंटे दें और एक सब्जेक्ट को आप 10 मिनट भी ना दें। एक मैनेजमेंट के साथ जो है अपने तैयारी करनी है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार हमारे एक बिजनेसमैन हुए हैं, बहुत बड़े, रतन टाटा। उनको कहा गया था कि यदि आपको एक आरी दी जाए और आपको 8-10 घंटे दिए जाएं पेड़ काटने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा था, मैं पहले 6 घंटे तो आरी को की धार को तेज करने में लगाऊंगा। पेड़ काटने में तो 1.5 या 2 घंटे ही लगेंगे। कहने का मतलब है, आप एक प्लानिंग कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, उसके साथ ही आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम पॉलिटिकल साइंस से है क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह देश कब स्वतंत्र हुआ? बेल्जियम देश हमारे हरियाणा जितना ही एक देश है, छोटा सा देश है, यूरोप में है। लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी इसकी सीमाएं लगती हैं। यह देश 1830 में आज़ाद हुआ था। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? आपको याद रखना, बी फॉर बेल्जियम, बी फॉर ब्रुसेल्स। ऑप्शन दिए मिलेंगे, उसमें आपने लिखना है ब्रुसेल्स। और SST में कई बार 1 नंबर का लिखने के लिए मिल जाता है क्वेश्चन, तो आपको बगैर ऑप्शन के भी इसका आंसर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, यह कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारे दक्षिण में है। सभी को पता है, भगवान राम ने जो है जब रावण से युद्ध किया था, ये वही श्रीलंका है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके 1 साल के बाद ही 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी? अभी हमने किया था, बेल्जियम देश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसी में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। श्रीलंका में सिंगली को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलने वाले हैं, तमिल भाषा बोलने वाले हैं। लेकिन 1956 में वहाँ की सरकार ने सिंगली को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। तभी से वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बननी शुरू हुई थी। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर हर वर्ष पूछा जाता है, आपको याद रखना है। श्रीलंका में सिंगली को 1956 में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और यदि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, श्रीलंका में तमिल नाराज क्यों हो गए थे? अलगाववाद पर क्यों चले गए थे? तमिलों की नाराज़गी का क्या कारण था? तमिलों की नाराज़गी का कारण यहीं से शुरू होता है, जब 1956 में सिंगली को वहाँ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, बौद्ध धर्म को वहाँ का राजधर्म घोषित कर दिया गया, और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव शुरू हुआ, क्योंकि सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों को ही
स्कूल में, कॉलेज में, एडमिशन में, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी, तो जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो अपने देश में ही अपने आप को बेगाना महसूस करने लगे और उन्होंने सिंगली भाषा, अपनी तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा देने की मांग रखी, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसको नकार दिया। इसी वजह से उन लोगों ने एक अपना संगठन बनाया और एक अलग से तमिल ईलम नाम का राज्य लेने की उन्होंने संघर्ष शुरू किया। इसलिए वहाँ पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। निम्नलिखित में से बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच, डच, जर्मन। बेल्जियम में ये तीनों भाषा ही बोली जाती हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले वहाँ पर 40% लोग हैं। डच भाषा बोलने वाले वहाँ पर 59% लोग हैं। डच फ्लेमिश एक ही बात है और 1% लोग वहाँ पर जर्मन भाषा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपने लिखना है डच भाषा बोली जाती है। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? देखिएगा, श्रीलंका की जो जातीय संरचना है 74%, 74% लोग सिंगली भाषा बोलते हैं। उसके बाद तमिल भाषा बोलने वाले हैं, तमिल मुस्लिम भी हैं, तमिल हिंदू भी हैं, तमिल इंडियन भी हैं और तमिल जो है वो श्रीलंकन भी हैं। और 7% जो लोग हैं वो ईसाई हैं, जो कि सिंगली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। तो जो बहुसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसके ज़्यादा संख्या में जो है लोग हैं। तो सिंगली जो है वहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसका 74% हिस्सा जो है वो सिंगली भाषा बोलने वाले हैं। तो श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय सिंगली है। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? अभी अभी हमने किया था फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40%, 40%, डच भाषा बोलने वाले 59% और जर्मन भाषा बोलने वाले 1%। इस प्रकार बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों का प्रभुत्व था। बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त कौन सी सरकार पाई जाती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बेल्जियम की जो जातीय संरचना है वो बड़ी ही जटिल है। 2 राज्य हैं, एक में जो है डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, एक में जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं। राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं। पूरे देश के स्तर पर देखा जाए तो डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ पर हुआ क्या, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं जो पूरे देश में डच भाषा बोलने वालों से कम हैं, वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस ज़्यादा कर गए, वो ज़्यादा आगे निकल गए। इस वजह से डच भाषा बोलने वालों में, फ्रेंच भाषा बोलने वालों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। वहाँ की सरकार ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। 1970 से लेकर के 1993 तक उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। अंत में जो उनका संविधान बना उसमें फैसला किया गया दोनों राज्यों की राज्य सरकारें और जो केंद्रीय सरकार होगी उन सरकारों में डच भाषा बोलने वाले मंत्री भी उतने ही होंगे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री भी उतने ही होंगे। दोनों समुदायों की जो दोनों भाषा बोलने वाले जो मंत्रियों की संख्या वो एक समान होगी, ताकि किसी भी भाषा के मंत्री ज़्यादा ना होने की वजह से एक तरफा फैसला नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार ये विवाद समाप्त हो गया। और एक फैसला और लिया गया कि समुदाय के स्तर पर जो धार्मिक मामले हैं, जो भाषाई मामले हैं, सांस्कृतिक मामले हैं, उनके लिए एक सामुदायिक की अपनी सरकार होगी, वो अपने हिसाब से फैसले लेंगे। तो सामुदायिक सरकार जो है बेल्जियम में पाई जाती है। केंद्रीय सरकार तो है ही है, राज्य सरकार भी है, उसके अतिरिक्त वहाँ पर सामुदायिक सरकार भी पाई जाती है।
बेरूत किस देश की राजधानी है? आपके टेक्स्ट बुक में जो है उसमें एक जो है लेबनान का उदाहरण दिया हुआ है। उस लेबनान देश की ही राजधानी का नाम बेरूत है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए? अभी अभी हमने किया था, बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुए। लोकतंत्र में सरकार के अंग होते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून बनाना। विधायिका होती है जो हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारे विधायक हैं, संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, ये विधायिका में शामिल होते हैं, ये कानून बनाते हैं। कार्यपालिका जो इन कानूनों को लागू कराती है, जो हमारी पुलिस है, एसपी है, डीएसपी है, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका देखती है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है वो कानून हमारे संविधान की भावना के अनुरूप है या नहीं है। कहीं संविधान का उल्लंघन करके कोई संशोधन तो नहीं कर दिया गया, कोई कानून तो नहीं बना दिया गया। किसी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन तो नहीं हुआ, ये कार्य देखना न्यायपालिका का है। जो सरकार से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। तो लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका भी, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? श्रीलंका में कोई राज्य सरकार नहीं है। श्रीलंका में केवल केंद्रीय सरकार है, और जहाँ पर एक ही प्रकार की सरकार होती है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? आपको याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 2 बातें: राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन और एक राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में, और इसकी जो रिपोर्ट लागू हुई इसकी 1 नवंबर 1956 को। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? हिंदी के अतिरिक्त, अर्थात हिंदी तो है ही है, उसको छोड़कर फिर हम 22 में से 1 घटा देंगे, 21। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं उनको अनुसूचित किया गया है? तो उसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? या भारत में हिंदी बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? भारत में हिंदी बोलने वाले 40% लोग हैं। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। यदि सत्ता केवल और केवल केंद्रीय सरकार के हाथ में है, वो होता है केंद्रीकरण। जब जो है सत्ता का बंटवारा हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में नहीं है, कुछ शक्तियां उन्होंने राज्य सरकारों को दे दी है, कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी गई हैं। जब इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं।
यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 1992 में भारत में एक संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज के संबंध में। स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ दी गई। तो भारत में जो वास्तविक विकेंद्रीकरण है वो 1992 में लागू हुआ, जिस वर्ष 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब पारित किया गया, तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान में 73वां संशोधन 1992 में पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है, लगभग हर साल। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है जहां शासन का स्तर एक से ज़्यादा है, जहां केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी हैं। तो दुनिया में ऐसे 25 देश हैं, 25 कंट्रीज। तो दुनिया के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, जैसे भारत है, बेल्जियम है, यूएसए है। इन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों ही प्रकार की सरकार होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एकात्मक मतलब वो केवल एक प्रकार की सरकार, वो है श्रीलंका में। निम्न में से संघीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सरकार है, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें हैं, और हमारे लोकल गवर्नमेंट भी हैं, स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें हैं। बेल्जियम में भी राज्य सरकार भी है, केंद्रीय सरकार भी है, वहाँ तो सामुदायिक सरकार भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पर भी राज्य सरकारें भी हैं और केंद्रीय सरकार भी है। तो भारत, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों में ही संघीय शासन व्यवस्था है। ये संघीय शासन व्यवस्था भी दो तरीके से होती है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण के द्वारा, एक देश हमारा भारत है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली ज़्यादा है, ज़्यादा शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास शक्तियाँ हैं लेकिन केंद्रीय सरकार से कम। इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। जो संघीय शासन व्यवस्था का जो रूप है ये है होल्डिंग टुगेदर। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, केंद्रीय सरकार को भी उतनी ही शक्तियां हैं, और जो वहाँ लगभग 50 राज्य हैं उन 50 स्टेट्स को भी लगभग उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों शक्ति के मामले में एक जैसे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो उदाहरण है कमिंग टुगेदर। जब कमिंग टुगेदर की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और जब होल्डिंग टुगेदर की बात आती है भारत। कैसे याद रखेंगे? बी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम याद रखेंगे कमिंग टुगेदर, कम। अरे सारे लोग आ ही रहे हैं अमेरिका में, कम 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 कम। कमिंग टुगेदर अमेरिका, होल्डिंग टुगेदर भारत। नियमन में से एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कौन सा है? एकात्मक, जहां केवल एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था है। श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन। अभी अभी हमने पढ़ा था श्रीलंका में केवल और केवल केंद्रीय सरकार है, वहां पर राज्य सरकारें नहीं हैं। तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 बातें याद रखनी है। जो संघ सूची में विषय शामिल है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है।
जो राज्य सूची में शामिल विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। मान लीजिए किसी एक ही विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे, राज्य सरकार भी कानून बना दे और दोनों के कानूनों में विरोधाभास हो। ऐसी परिस्थिति में जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है वो मान्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। इसमें जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी एक चीज़ और याद रखेंगे, यदि कोई ऐसा विषय है जो ना संघ सूची में शामिल है, ना राज्य सूची में शामिल है, ना समवर्ती सूची में शामिल है, ऐसा कोई भी अगर विषय है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय सरकार को है। इसे केंद्रीय सरकार की अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, रेजिड्यूरी पावर्स कहा जाता है। तो याद रखना, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाना है, राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची में दोनों को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। नगर निगम के मुखिया को कहते हैं पंच। अरे भाई, पंच तो गांव का मुखिया भी नहीं होता है, गांव का मुखिया सरपंच होता है। नगर निगम के मुखिया को हम मेयर कहते हैं। मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल कब हुए थे? मेक्सिको, ये अमेरिका के पास में ही है, और जहाँ से ये डंकी बंद करके जाते हैं, डोंकी लगा करके जाते हैं, वो मेक्सिको यही देश है। उस सिटी में 1968 में ओलंपिक गेम्स हुए थे। याद रखना है, मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1968 में हुए थे। सामाजिक विभाजन के कारण क्या हो सकते हैं? सामाजिक विभाजन शारीरिक बनावट के आधार पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी होता है, भाषा के आधार पर भी। जब किसी समाज में शारीरिक बनावट के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग अलग समूह बन जाते हैं, एक जैसी भाषा बोलने वाले अपने आप को एक जैसा समझने लग जाते हैं, एक जैसा धर्म बोलने वाले अपने आप को एक अलग प्रकार से समझते हैं, एक जैसी कदकाठी वाले लोग अपने आप को एक अलग जैसा समझते हैं, एक जैसे रंग के आधार पर जो ऐसे बढ़ जाते हैं, समुदाय बन जाते हैं, तो वहाँ पर ये सामाजिक विभाजन हो जाता है। और जब ये जैसे अमेरिका में है, कुछ गोरे गोरे हैं, काले हैं, जब एक रंग वाले आगे निकल जाते हैं और एक रंग वाले बेघर रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तब ये सामाजिक विभाजन एक खतरनाक रूप धारण कर लेता है। आपको याद होना चाहिए, इसी रंग के आधार पर वहाँ पर जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता था, और वहाँ पर एक नागरिक अधिकार आंदोलन चला था जो मार्टिन लूथर किंग ने चलाया था, 1954 में चलाया था, जो 1968 तक चला था, और बिल्कुल अपने महात्मा गांधी जी की तरह आंदोलन चला था, बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था, शांति पूर्वक चला था। और इसका अंत जब हुआ, तभी हुआ जब वहाँ पर ऐसे भेदभाव वाले कानून वापस ले लिए गए। तो सामाजिक विभाजन के कारण हो सकते हैं शारीरिक बनावट, धर्म, भाषा, ये तीनों ही जो है सामाजिक विभाजन के कारण हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु जो है 2006 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का धावक था ये। इसने जो है, जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे, जो अमेरिका के धावक थे, जिन्होंने मेक्सिको सिटी में 1968 में जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें मेडल जीता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। पीटर नॉर्मन श्वेत थे, गोरे थे, इस गोरे होते हुए भी इन दो जो काले खिलाड़ी थे इनका साथ दिया था,
इन तीनों का ही पदक छीन लिया गया था। जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई तब इसको कंधा देने के लिए ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया गए थे। वह समाज जिसमें एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं कहलाता है। एक ही नस्ल और संस्कृति के जो लोग हैं वो केवल और केवल जो है स्वीडन देश में ही है। और ऐसा जो समाज है वो समरूप समाज कहलाता है। तो स्वीडन का जो समाज है वो समरूप समाज है। ऐसा समाज जिसमें एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं उसे समरूप समाज कहते हैं। भारत का समाज कैसा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, बाल प्रधान, वृद्ध प्रधान। भारत का समाज पितृ प्रधान है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज है वर्तमान में। भारत एक राज्य है, हिंदू, गैर धार्मिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात किसी एक धर्म को हमने जो है राजधर्म नहीं माना है। हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर कानून की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? चाहे साक्षरता की बात आए, चाहे लिंग अनुपात की बात आए, भारत में जो केरल है वो दोनों ही मामलों में देश में सबसे आगे है। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की तीसरी लहर का देश कहा गया? सर्वप्रथम तो हमें पता होना चाहिए कि ये लोकतंत्र की तीसरी लहर का देश, इसका मतलब क्या है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो देश आजाद हुए या जिन देशों ने लोकतंत्र चुना, केवल आजाद नहीं, जिन्होंने लोकतंत्र के रास्ते को चुना, उन्हें तीसरी लहर का देश कहा जाता है। जैसे नेपाल में जो लोकतंत्र कायम हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ? तो नेपाल में जो लोकतंत्र है वो 1990 के दशक में कायम हुआ। तो नेपाल को जो है तीसरी लहर का देश कहा जाता है। और यहाँ पर जो लोकतंत्र कायम हुआ था वो 1990 के दशक में कायम हुआ था। लेकिन 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने वहाँ चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था और शासन अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद जो वहाँ के विरोधी दल थे, 7 दल थे, उन्होंने मिलकर के एक गठबंधन बनाया जिसे 7 पार्टी अलायंस SPA कहा गया। चीन की विचारधारा को मानने वाले माओवादी जो पार्टी है वो भी उनके साथ जुड़ गई थी। उस आंदोलन की कामयाबी का नतीजा ये निकला कि 2006 में वहाँ पर नया संविधान बना, लोकतंत्र की वापसी हुई। तो 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई। SPA का संबंध अभी बताया है आपको, SPA का संबंध नेपाल देश से था। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने किस वर्ष जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था? अभी हमने किया है 2005 में। फेडेकोर, ये एक फेडेकोर और एक बामसेफ, ये 2 संगठन आपको याद रखने, फेडेकोर, बामसेफ। 2 बातें याद रखनी है। फेडेकोर का संबंध है बोल्विया से और बामसेफ का संबंध है, फेडेकोर में शामिल है इंजीनियर भी, पर्यावरणविद भी और कामकाजी लोग भी। जो बोल्विया में जो है निजीकरण के फलस्वरूप जो जल के रेट बहुत बढ़ गए थे,
उसके विरोध करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे, जो निजीकरण के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए थे, उसका नेतृत्व करने के लिए इंजीनियर, कामकाजी लोग और पर्यावरणविद सारे शामिल हो गए थे। उस संगठन का नाम है फेडेको, जो बोल्विया देश का। और जो बामसेफ है, ये आंदोलन था केवल कर्मचारियों का, इसमें किसान उद्योगपति शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितिको हकीचको, कितिको हकीचको, ये कर्नाटक भाषा के शब्द हैं। उखाड़ो और रोपो। उखाड़ने का मतलब जो पेड़ लगाया गया उसको उखाड़ दो, रोपो का मतलब उसकी जगह दूसरा पेड़ लगा दो। वहाँ पर जो है यूकलिप्टिस के पेड़ लगा दिए गए थे जो जनता के किसी काम के नहीं थे। लोगों ने जो है उन पेड़ों को उखाड़ा और दूसरे पेड़ जो लोगों के काम आने वाले थे वो लगाए। यह आंदोलन कर्नाटक में चला था, 1987 में चला था, 1987 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने वाली संस्था चुनाव आयोग है, जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। भारत में दलीय शासन व्यवस्था की प्रकृति क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, कभी वहाँ आप सोचो प्रकृति क्या आ गई। प्रकृति का मतलब है एक दल हैं, दो दल हैं या बहुदल हैं। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पर बहुत सारे दल हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें केवल एक ही दल होता है, जैसे चाइना में है। दो दलीय शासन व्यवस्था वो होती है जहाँ दो ही दल होते हैं, जैसा कि अमेरिका और इंग्लैंड में है। तो भारत में दलीय शासन व्यवस्था की प्रकृति है बहुदलीय। निम्नलिखित में से किस देश में केवल एक दलीय शासन व्यवस्था है? चीन में। निम्नलिखित में किस देश में द्विदलीय शासन व्यवस्था है? अमेरिका में। भारतीय जनता पार्टी का गठन आपको याद रखना है, 4 पार्टियां आपको कम से कम याद रखनी है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो है गठन एओ ह्यूम की अध्यक्षता में सन 1885 में हुआ। 1885 में, 1985 नहीं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हाथ का निशान है। और तीसरा याद रखना है आपने, मार्क्सवादी पार्टी 1900, मार्क्सवादी जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है वो 1964 में। निम्नलिखित में से किस पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक सीटें मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को 543 में से लगभग जो है 302 सीटें मिली थी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसको सबसे अधिक सीटें मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी अभी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 चीजें याद रखनी है। जून 2017 तक राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या थी 7। और अभी पूछा जाए कि अब वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। अभी अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ है, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, हालांकि उसको सीटें नहीं मिली उतनी, लेकिन इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बहुत थोड़े से समय में इस क्षेत्रीय पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो कि इस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों के उस समूह को क्या कहते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं? ऐसे जो समूह है उसको राजनीतिक दल कहते हैं। और यदि समूह ऐसा है जिसको सत्ता प्राप्त नहीं करनी है, कोई अपनी मांग मनवानी है
उसके लिए आंदोलन करते हैं, जनता जो सरकार पर दबाव डालते हैं, उसको दबाव समूह कहते हैं। यहाँ से आपको राजनीतिक दल की परिभाषा, दबाव समूह की परिभाषा, राजनीतिक दल और दबाव समूह का जो अंतर है, तीनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। जून 2017 तक भारत में कितने राष्ट्रीय दल थे? अभी अभी हमने किया, जून 2017 तक भारत में 7 राष्ट्रीय दल थे। नेतागण, अनुयायी, सक्रिय सदस्य, इनमें से राजनीतिक दल का मुख्य तत्व क्या है? ये तीनों ही राजनीतिक दल के मुख्य तत्व हैं। वह राजनीतिक दल जो सरकार चलाता है शासक दल कहलाता है। जो राजनीतिक दल जिसको बहुमत मिल जाता है, लोकतंत्र में सरकार उसी की बनती है। जिस दल को अकेले बहुमत मिलता है तो वो अकेला बना लेता है, यदि उसके साथी दल मिल करके बहुमत प्राप्त करते हैं तो वो एक गठबंधन की सरकार बना लेता है, उसको हम शासक दल कहते हैं। और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विरोधी दल कहलाता है, वो शासक दल की नीतियों की आलोचना करता है। विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? लोकतंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र में फैसले किसकी मर्जी के अनुसार होते हैं? लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं। कहीं आप वहाँ पर लिख दो कि लोकतंत्र में फैसले तो जो है वो प्रधानमंत्री करता है या जनता करती है। प्रधानमंत्री भी फैसले कायदे कानून के अनुसार ही करता है। संविधान से बाहर लोकतंत्र में कोई नहीं जा सकता। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि किसी भी दल को चाहे बहुमत भी मिल जाए, संविधान से बाहर वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं जा सकता। एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के द्वारा चुनी गई है तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। किस शासन व्यवस्था में आर्थिक विकास दर अच्छी होती है? ये क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में जो लोग हैं उनको सरकार बदलने का मौका मिलता है 5 साल के बाद। सरकार लोकतंत्र में हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है। देश का आर्थिक विकास पीछे रह जाता है। लेकिन जो तानाशाह होता है उसे वोट नहीं लेनी होती। वो सैनिक शासक होता है, सेना के दम पर शासन करना है उसको वोटों से कुछ नहीं लेना देना है। वो जौन सी पॉलिसी चाहे अपना सकता है। इसीलिए जितने भी तानाशाह हुए हैं उन देशों में उनके जो शासन व्यवस्था है उनमें आर्थिक विकास दर अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के अनुकूल है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की आज़ादी, राजनीतिक समानता। ये तीनों ही चीज़ें लोकतंत्र के अनुकूल हैं। लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है? बुनियादी आधार मजबूत करने की चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। ये तीनों ही चुनौतियां लोकतंत्र के सामने। नागरिक अधिकार आंदोलन अभी किया था हमने। नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अमेरिका में चलाया गया था। अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र की परवाह न करना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? दादागिरी का उदाहरण है भाई। सबसे शक्तिशाली देश है, अपनी ताकत दिखाता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, निरंकुश हो गया है। ये निरंकुशतावाद की चुनौती है। महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती, लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है।
संपूर्ण देश की आम सरकार को क्या कहते हैं? संपूर्ण देश की आम सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? लोकतंत्र में सत्ता, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो जनता के हाथ में नहीं है, ना ही विधायिका के हाथ में है। डिसीजन सरकार को लेना होता है। लोकतंत्र में सत्ता जो है सरकार के हाथ में होती है। सत्ता का मतलब ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है उसे सत्ता कहते हैं। इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? सत्ता की साझेदारी के दो कारण हैं, युक्तिपरक, नैतिक। युक्तिपरक में देखा जाता है फायदा नुकसान देखा जाता है, नैतिक में नैतिकता देखी जाती है। तो ये दोनों ही कारण सत्ता की साझेदारी के होते हैं, युक्तिपरक भी और नैतिक भी। बेल्जियम की आबादी में कितना हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? फ्लेमिश इलाका मतलब जो डच भाषा बोलने वाले हैं। शुरुआत में ही किया था हमने 59%, 59%। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने फीसदी है? ये भी हमने शुरू में ही किया था, 7%। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? 74% जो लोग हैं वो सिंघली हैं। तो यही बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक होता है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। अल्पसंख्यक होता है जो बहुत कम संख्या में है। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में 59% लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। सरकार के विभिन्न अंग हो सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न स्तर हो सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न सामाजिक समूह हो सकते हैं। ये तीनों ही जो है, इन तीनों ही तरीकों से सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? जो बेल्जियम की राजधानी है उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। तो ब्रुसेल्स जो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है, जो बेल्जियम की राजधानी है, बी फॉर बेल्जियम की राजधानी, बी फॉर ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में जो ज़्यादा है वो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले। श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये जानबूझ करके डाले गए हैं क्वेश्चन, रिपीट जानबूझ कर किए गए हैं ताकि ये हमारे ब्रेन में, हमारी जो लॉन्ग रन मेमोरी है उसमें चले जाए। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। 2 बार किए जा चुके हैं, एक बार 1974 में, दूसरी बार 1998 में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है। और यही ऑप्शन मिलते हैं, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। कई विद्यार्थी अकेला न्यायालय लिख देते हैं, नहीं। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है, वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका उत्तर होगा उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है? नाम ही केंद्र शासित है। केंद्र शासित का मतलब है जिस पर केंद्र सरकार शासन करती है। भारत के किस राज्य को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा मिला? धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 2019 में छीन लिया गया है। भारत में महिलाओं के लिए शासन के कौन से स्तर पर सीटों को आरक्षित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में न तो राज्यसभा के लिए, ना लोकसभा के लिए, ना विधानसभा के लिए, यहाँ पर कहीं भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है।
केवल गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर जो स्थानीय सरकारें हैं उन पर ही महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। कौन सा देश साथ आकर कमिंग टुगेदर का उदाहरण है? अमेरिका। होल्डिंग टुगेदर का इंडिया। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को कैसी भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को जो है वो आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। भारतीय संविधान में विषयों की सूचियाँ अभी बताई थी, विषयों की सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, विषयों की ये 3 सूचियाँ हमारे संविधान में दी गई है। आयरलैंड में कितनी आबादी प्रोटेस्टेंट हैं? आबादी जो है आयरलैंड में लगभग जो है 49% जो है वो प्रोटेस्टेंट हैं। मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मार्टिन लूथर ने नागरिक अधिकार आंदोलन जो 1954 से 1968 तक चला था उसका नेतृत्व किया, जो पूर्णतः शांतिपूर्वक था। जो ये दूसरा आंदोलन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, ये पूर्णतः हिंसक था और ये 1966 से 1975 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अश्वेत शक्ति आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ और खालिस्तान में मतलब किस वर्ष शुरू हुआ? 1966 में शुरू हुआ, 1975 में समाप्त हुआ। समरूप समाज हमने स्टार्टिंग में किया था, स्वीडन में पाया जाता है। मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई थी? मेवात विकास सभा की स्थापना जो है वो 2000 में हुई थी और 2005 में मेवात नया जिला बन गया था। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा राजा ज्ञानेंद्र था, जिसने 2005 में जो है वहाँ पर चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था, जो दोबारा 2006 में वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ था। नेपाल की राजधानी बेरूत लेबनान की है, ब्रुसेल्स बी फॉर बेल्जियम की है, बीजिंग चाइना की है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मेवात नया जिला कब बना? 2005 में। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? आम आदमी पार्टी को मिलाकर 8 हो गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं? 750। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1925 में। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नाम जुड़ जाए तब है ये 1964 में। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए पारदर्शिता क्या होती है? पारदर्शिता वह प्रक्रिया है जिसमें लोकतंत्र में निर्णय एक बिल्कुल सही प्रोसेस के तहत एक प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं। जनता के शासन को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है और हर बार आता है। जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये तीनों ही सही हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक प्रजातांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके साथ ही जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये समाप्त हो जाते हैं।